अस्सलाम वालेकुम। मेंटल हेल्थ के हवाले से इसमें हम बहुत सारे सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। तो आज का जो सेमिनार था उसका मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस सेशन नहीं हो, बल्कि उससे रिलेटेड इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं या क्या उसका तदारुक हो सकता है, तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो मोर देन 24 मिलियन जो लोग हैं वो मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं, और तकरीबन जो लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं उनमें से 90% वो लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो ज़हनी बीमारियाँ सबसे ज़्यादा कॉमन हैं उनमें से डिप्रेशन है, और उसका जो प्रेवलेंस रेट है 46% है, और इसके अलावा जो एंजाइटी है 34%। तो डिप्रेशन और एंजाइटी जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा जो लीगल डिसऑर्डर्स हैं वो भी मतलब एक समझते हैं कि इशू है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो मेरा जो पहला सवाल है डॉक्टर रियाज अहमद फार्मेगर, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से हैं। तो सर आपसे पूछना चाहूँगा वो कौन से थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं जो स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स हैं उनके मेंटल हेल्थ को हम बेहतर कर सके या उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको हम बूस्ट कर सके। तो सर इस पर आप रोशनी डालें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र। I'm professor in clinical psychology since 99 and working at Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. And recently I completed my postdoc in counseling and psychotherapy. It's a very easy question actually. If we can see the prevalence of mental disorders across the nations, so different nations in different societies, different communities, different cultures, mostly we use the similar type of modalities with some modifications and some changes. जो मोस्टली यंगस्टर्स के लिए जो अप्रोचेज यूज़ होती हैं उन अप्रोचेस में हम फैमिली काउंसलिंग और पेरेंटल काउंसलिंग जो है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम अडोलेसेंस की बात करते हैं या चिल्ड्रन की या यूथ की बात करते हैं तो उनके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वो मोस्टली उनके फैमिली सिस्टम, उनकी पेरेंटल जो डायरेक्शंस होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव विद चिल्ड्रन स्पेशली अंडर 14 years, उनके साथ साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग सर्विसेज देना थोड़ा अनफेयर होता है। इन केस ऑफ दिस पॉपुलेशन स्पेशली अंडर 14, आई पर्सनली प्रेफर कि मोस्टली हमें टीचर्स, पेरेंट्स और फैमिली काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। और सम स्पेसिफिक केसेस स्पेशली डिसरप्टिव बिहेवियर, borderline personality, antisocial behavior, and some sort of depression. So then we can say yes, we can provide them cognitive behavior therapy, rational emotive therapy, and some other approaches of psychotherapy like the narrative therapy is nowadays very popular across the nations. तो अगर हम इसके causes की बात करें कि ये बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं, यूथ को ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं, तो जैसे अभी हमारे प्रेजेंटर थे जो आई थिंक मिस्टर मंगी, उन्होंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की तो उनमें से दो पार्ट मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहता हूँ। और फर्स्ट है कम्युनिकेशन। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस अदर देन लैंग्वेज, the which type of language we use to present ourselves in front of others. So 3 components of communication है, for example passive communication, aggressive communication और assertive communication.
पैसिव कम्युनिकेशन मीन लाइक, अगर हम यूथ की बात करते हैं कि कुछ यूथ को आप देखोगे कि दे आर वेरी पैसिव इन देयर कम्युनिकेशन. व्हाट इट मीन्स my needs are not important. Okay, if someone is with this style of communication, passive communication, वो क्या करेगा, वो अपनी needs को sacrifice करेगा, वो अपनी need को ignore कर देगा, और it would be acceptable for this person. The aggressive, it means my needs are important. Passive, my needs are not important. बट इन एग्रेसिव माई नीड्स आर इम्पॉर्टेंट. तो ये इंडिविजुअल जो है वो अपनी नीड्स के लिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई भी स्टेप ले लेगा और दूसरों की नीड्स को इग्नोर कर देगा. द असर्टिव कम्युनिकेशन मीन कि अगर आप, माई नीड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड योर नीड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, द जस्टिस, फेयरनेस, यू नो. तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो यूथ के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टू डेवलप बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर. लेकिन इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता और वो नहीं करता. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया है कि वो पैसिव कम्युनिकेशन अपने घर से सीखता है, ठीक है ना. अब्बा अलाउ नहीं करते हैं उसे कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे, ठीक है ना. ये बड़ा भाई नहीं अलाउ नहीं करता है, मदर अलाउ नहीं करती है, ठीक है ना. तो उसे फोर्स किया जाता है टू बी पैसिव, ठीक है ना. टीचर्स अलाउ नहीं करते, ठीक है ना. सोसाइटी के अंदर बाकी जो मस्जिद में वो जाता है तो उसे कहा जाता है इसे पिछली सफ में भेज दो, ये यहाँ क्यों खड़ा है, ठीक है ना. तो हर जगह जो उसे ट्रीट किया जाता है तो वो एक चीज़ मैटर करती है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है. तो अगेन द फैमिली सिस्टम, कि जब तक आप फैमिली सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे, चेंज आप अब्बा में नहीं लाओगे, ठीक है ना, तो बच्चे के वो जो सर्टेन बिहेवियर्स हैं. अब पैसिव कम्युनिकेशन क्या है? लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, नो इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा. अब रिजल्ट क्या होगा कि सोसाइटी की डिमांड उसे क्या है, सोसाइटी सब ये डिमांड कर रही है उससे, लेकिन वो ये सारी चीज़ें उससे नहीं हो पा रही. तो मोडालिटी में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और जो अदर काउंसलिंग अप्रोचेस हैं, सॉल्यूशन फोकस और नैरेटिव, can be very effective, but this is not the time to elaborate on these approaches. लेकिन ये approaches across the nation यूज़ हो रही हैं और पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली इसी पे ट्रेनिंग की जा रही है. सर से मैं चाहूँगा कि सर हमें बताएं कि ट्रॉमा का क्या रोल होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ डील करने के हवाले से, और उसके साथ साथ हमने देखा है कुछ लोग ट्रॉमा के साथ जो होते हैं वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं. तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए. थैंक यू सो मच सर मुजफ्फर. और अगेन बात करने से पहले आई नीड टू बी मोर कॉशियस अबाउट मेरे स्टेटमेंट्स कि जो आंसर मैं आपको दूंगा इसमें ऑडियंस थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ड्रग्स के बारे में बात करता हूँ तो पीपल अराउंड आसपास देख रहे होते हैं या कोहनी मार रहे होते हैं. और इम्पोर्टेंटली अभी इस स्टेज पे डिस्कस करने से, क्योंकि जब आप अपने प्रोफेसर के पास और एक फादर फिगर के साथ बैठ के डिस्कस करने मुझे पसीना आ रहा है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ डिसाइड सर के पास बैठते हुए वो ये डिस्कस करना गुस्ताखी होगी. लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डिस्कस करूँ सर. So this is very important. The question, the trauma की बात की, recently, 2 years ago, we conducted a study on mental health and substance abuse, especially ACE कहते हैं, especially adverse childhood experiences. Those could be the childhood, adolescent stage पे या adult stage पे immediate past में अगर कोई issues हुए हैं. तो again उसमें जो हमने मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज का देखा, सो उसमें अनफॉर्चुनेटली मोर देन 90% ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैव द ACEs, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो है वो सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं. अगेन द रीज़न बिहाइंड इसकी वजह से वो लोग क्यों ड्रग्स का या स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में वो मुब्तला होते हैं. अनरिजॉल्व जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इश्यूज़ हैं, वो अगेन वो किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे जब फिक्सेट होते हैं. अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन हियर इन पाकिस्तान, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनडिटेक्टेड अनट्रीटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा सीवियर लेवल पे वो चली जाती हैं. जिस तरह से आप लोग कैंसर की मिसाल दे दें,
So recently just I came from Aga Khan University, one of the patient I met, जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। 2015 में आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने, डॉक्टर इनाम पाल ने और उस फैमिली को बताया था कि आप प्लीज़ अब इसको मरीज़ को वो चीज़ें दोबारा इंडोस्कोपी करा लें, और हमें थोड़ा सा वो डाउट नज़र आ रहा है। उन्होंने उस चीज़ को उस लेवल पे फैमिली ने या किसी लेवल पे इग्नोर किया, वो नहीं हो पाया। सो इसके बाद वो चीज़ें, अब वो पेशेंट आई वो चीज़ें स्टेज 4 कैंसर के साथ, और अगेन आज वो फैमिली वो मायूसी के साथ एम्बुलेंस में वो चीज़ें इस्लामाबाद के लिए बाई रोड लेके गई, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन की इसकी लाइफ है। इफ़ यू वांट टू, वो चीज़ अगर आप फैमिली के साथ उसको कनेक्ट कराना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, आखिरी दीदारी होगी वहाँ पे आप लेके जाइए। उससे पहले जब उसके इश्यूज़ हो रहे थे तो डॉक्टरों ने या फैमिली ने उसने इग्नोर किया, दूसरे प्रॉब्लम को वो चीज़ें इश्यूज़ को देखने लगे, और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। तो अनडिटेक्टेड प्रॉब्लम और अगेन अनट्रीटेड और स्पेशली मिसडायग्नोसिस या यानी अंडर डायग्नोसिस जो इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अगेन जो मेंटल हेल्थ के साथ अगर इश्यूज़ अगर हम देखें, रिसेंट स्टडीज़ के हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के साथ जो इश्यूज़ के साथ उसमें 18% वो लोग जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स में वो अपने उस पेन को वो डील नहीं कर पाते, एड्रेस नहीं कर पाते, तो उसको नम करने के लिए एज अ कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पर यूज़ करते हैं। और वो लोग अगेन ड्रग्स के साथ जो लोग आते हैं हमारे पास जो यूज़ करते हैं, तो उसमें तकरीबन 48% जो है वो लोग जो है फिर मेंटल हेल्थ सफरिंग के साथ, जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, क्लिनिकल कंडीशन कहते हैं, तो उसमें सफरिंग के साथ आते हो। तो अगेन उसमें भी ये सारी चीज़ लोग कि उनके जब ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी नम करने के लिए फिर ड्रग का वो चीज़ें और उस चीज़ का वो सहारा देते हैं। तो दीज आर द कोमॉर्बिड कंडीशन, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो दीज आर द ट्रॉमा। और सारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सर की स्पेशलाइजेशन है ट्रॉमा पे। तो सर को मैं तो ड्रग्स और उस कंटेक्स्ट में बात करूंगा, लेकिन सर बेहतर तरीके से उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। Yeah. No, you explained very well about this, but I would like to share my experiences as well. We are sitting here. We all have some traumatic experience in our life. तो अगर मैं उसे बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी करता हूं, हम सब ने, किसी ने सिंस 10 years, किसी ने सिंस 20 years, और किसी ने मे बी सिंस 25 years, अनविजिबल एक बैकपैक हमने उठाया हुआ है, उसके साथ हम रहते हैं, उसके साथ हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं, शावर लेते हैं, हम पूरा दिन गुजारते हैं। और वो बैकपैक फॉर एग्जांपल 5 kg का एक बैग है जो आपने उठाया हुआ है, जो इनविजिबल, आपको नज़र नहीं आ रहा है वो। तो हम सब ने किसी न किसी टाइम पे वो बैग कैरी कर लिया है, एंड वी आर स्टिल कैरिंग दिस बैग, और हमें उसका पता नहीं है। इट्स कॉल्ड ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। अब इस बैग को हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस भी नहीं करते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी लाइफ के अंदर, और उस इम्पैक्ट को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। अननोन, वी फील ओवरवेल्म्ड, ओवर स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, और हम उसके लिए मेडिकेशन लेते हैं। वी आर नॉट स्लीपिंग वेल, वी आर नॉट ईटिंग वेल, हम मेडिकेशन लेते हैं, हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम NLP प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, हेप्नोथेरेपिस्ट के साथ जाते हैं, लेकिन हम रिकवर नहीं करते, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर कैरिंग दिस बैग ऑफ 5 kg सिंस 25 years, और हमें उसका पता ही नहीं है कि वो क्या है। दिस इज ट्रॉमा। ट्रॉमा इज नॉट जस्ट ए मेमोरी। मसलन ट्रॉमा ज़रूरी नहीं है कि कोई कहीं बम ब्लास्ट हुआ है या कोई मर्डर हुआ है या कुछ आपने कुछ ऐसा विटनेस कर लिया है। ट्रॉमा बहुत बहुत माइनर चीज़, फॉर नेग्लेक्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड फ्रॉम पेरेंट्स, इट कैन बी ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर समवन। अब ये जो बैकपैक हमने उठाया हुआ है, जिसके साथ हम रह रहे हैं, ये अनरिजॉल्व है और हम इसे कभी रिजॉल्व नहीं करते हैं, और हम फिजिकल सिम्टम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं।
तो ट्रॉमा इज़ नॉट ए मेमोरी। बहुत से काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट भी ये मिस्टेक करते हैं जब वो कहते हैं कि ये एक बैड मेमोरी है और इस मेमोरी को आप रोक सकते हो, इसे ख़त्म कर सकते हो। इट्स नॉट ट्रू। ट्रॉमा मेमोरी नहीं है, ट्रॉमा एक एक्सपीरियंस है जो आपकी पूरी बॉडी, आपकी फिजियोलॉजी एक्सपीरियंस करती है। अगर मैं टाइम अगर होता तो मैं एक आध केस आपके सामने प्रेजेंट करता तो आप अंडरस्टैंड कर पाते कि व्हाट इज़ ट्रॉमा। तो लिहाजा we have to start practices which are like the trauma informed services, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। और दिस इज़ माय ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी ट्रेनिंग्स ली हैं उसमें मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के अंदर मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊं और इसकी प्रैक्टिसेस को शुरू करूं। तो ये एक बैकपैक है जो आपने उठाया हुआ है और आपको पता भी नहीं है और आपको उसे उतारना है। और व्हेन यू विल रिमूव इट, बिलीव में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम, हर चीज़ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। राइट नाउ यू आर नॉट, यू आर सर्वाइविंग, यू आर डूइंग, यू आर अचीविंग मैनी गोल्स ऑफ योर लाइफ, बट दिस बर्डन इज स्टिल हियर। तो लिहाजा इसी मेरी आज के इस ब्रीफ कन्वर्सेशन में मैं आई वुड लाइक टू कन्वे माई मैसेज कि इट्स नॉट जस्ट मेमोरी, इट्स फिजियोलॉजी। देखिए 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं इंडिविजुअल के, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। जब भी हम किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को हम फेस करते हैं, इनमें से हम 3 ही चॉइसेस लेते हैं, या हम फाइट करते हैं, या हम अवॉइड करते हैं, एस्केप की तरफ चले जाते हैं, या हम फ्रीज हो जाते हैं। तो ट्रॉमा वो स्टेट होती है ऑफ द इंडिविजुअल जब वो फ्रीज हो जाता है। अगर कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा भी, उसने कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया है, एब्यूज़ भी हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, निगलेक्ट, एट द एज ऑफ 5 ईयर और 6 ईयर, और स्टिल वो उस फ्रीज स्टेट में चला गया है, तो बिलीव करें कि वो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा है थ्रू आउट लाइफ सिंस द एज ऑफ 25 ईयर्स, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो मैसेज मेरा ये है कि इसको एक मेमोरी कंसीडर ना किया जाए। ये एक पूरा एक्सपीरियंस है जो आपकी बॉडी, माइंड और फिजियोलॉजी जो है वो लेके चलती है। और इसके जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, योर नर्वस सिस्टम इज ट्रेन टू ट्रीट थिंग्स, स्ट्रेसेस इन सर्टेन वेज। मतलब आपने कोई एक इंसिडेंट देखा है तो आपका ब्रेन ट्रेन है कि उसको आप किस तरह परसीव करोगे, उसे कैसे डील करोगे। तो लेकिन पीपल विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस वो वहाँ फ्रीज हो जाते हैं और वो उसी तरीके से, मसलन अगर आज मैं लो सेल्फ एस्टीम को डिस्कस करूँ आपके साथ कि लो सेल्फ एस्टीम क्या होती है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं तो दे कैन फील एंड दे कैन एक्सपीरियंस कि वो लो सेल्फ एस्टीम कैसे होती है और वो कैसे, तो उनकी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आएंगे, दे कैन विटनेस दीज चेंजेस। तो इट्स नॉट ए मेमोरी, इट्स समथिंग बियॉन्ड मेमोरी। ये एक एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस को थ्रू प्रोसेस, थेरेप्यूटिक प्रोसेस, यू कैन गेट रिड ऑफ दिस बर्डन जो बैक आपने उठाया हुआ है। तो आई कैन से कि आप विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल उसको हटा दें, आप उसे रिमूव कर सकते हो। योर डिसीजन, आप कब करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो। रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट, मैं उसका एक्सपीरियंस करूँगा आपके साथ शेयर। She was not performing well in class as compared to the other fellows. तो जब मैंने उनके साथ डिस्कशन शुरू की तो पता चला कि she is not feeling well in regard कि जिस चीज़ को भी वो परसीव कर रही है, जिस चीज़ को भी वो देख रही है, वो उसको नेगेटिवली परसीव कर रही है। और वो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के पीछे जो उसका एक्सपीरियंस था वो था उसका कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी फिगर। एंड व्हेन शी डेवलप्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी फिगर एट द एज ऑफ 6 और 7 ईयर्स, उस वक्त उसने वो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप किया। और जब भी वो किसी प्रोफेसर से, किसी ऐसी फिगर से वो मिलती है, वो जाती है, उससे बात करती है, तो वही एक्सपीरियंस जो 25 ईयर्स पहले जो एक्सपीरियंस उसको हुआ, आज भी उसकी फिजियोलॉजी उसी तरह से उसे नर्वस करना शुरू कर देती है।
और वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती है, वो बात नहीं कर सकती है और वो विड्रॉ कर जाती है. So she was not able to participate in the class. Even sometimes she was not able to come to the class. वो वेटिंग एरिया में बैठ के वापस जा रही होती थी और वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रही होती थी. So this is something where you can say the trauma. एक neglect जो है वो भी traumatic experience आपका हो सकता है. Thank you. सर अगेन आपसे एक और मैं सवाल करना चाहूँगा. जैसे आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होते हैं. जैसे पहले होता था कि बातों के जरिए आप किसी को समझाते थे, कन्विंस करते थे, लेकिन आजकल वायलेंस की तरफ लोग गए हैं. तो उसको कैसे डील कर सकते हैं थेरेप्यूटिकली या जनरल लेवल पे हम कैसे डील कर सकते हैं? ये सब ऑडियंस देखना चाह रहे हैं. देखिए वायलेंस, द डेफिनेशन ऑफ वायलेंस इज़ वेरी वेरी ब्रॉड. अगर हम इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है. आई एम ट्रेंड to provide support and help to to men who have been involved in abusive relationship with their intimate partners. So I am in a better position to talk about this part, the domestic violence and domestic. So there are majorly three or some other types of the violence. For example, two types of violence are very obvious and we are familiar with these two types: verbal violence or verbal abuse and physical violence or physical abuse. But the psychological and emotional abuse is most frequently happen abuse in across societies including our society. और हमारी सोसाइटी में तो ये आइडेंटिफाई नहीं होता और इसको माना ही नहीं जाता कि इट्स अ टाइप ऑफ वायलेंस. जैसे हम कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस की जब हम डेफिनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल साइलेंट ट्रीटमेंट. जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम चुप हो जाते हैं. जब हम बीवी से नाराज़ होते हैं तो हम चुप हो जाते हैं. जब हम पेरेंट्स से नाराज़ होते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं. इस इमोशनल अब्यूज़ है ना. और इस मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ फॉर द अब्यूज़ ऑफ वायलेंस. जिस वायलेंस को जनरली जिसको वायलेंस कहा जाता है वो वायलेंस वो है जहां हम फिजिकल या वर्बल को शाउट कर रहा है, अब्यूजिव हो रहा है, गालियां दे रहा है. अगर आज भी हम देखें तो हमने किसी न किसी को किसी स्टेज पर ड्यूरिंग डे 8 आवर्स ऑफ डे 12 आवर ऑफ डे हमने किसी न किसी को साइकोलॉजिकली और इमोशनली अब्यूज़ किया है और या किसी ने हमें किया है. So this form of abuse is very, very frequently used in our society, especially in Pakistan and in Karachi, other than these two forms of abuse. अब इमोशनल अब्यूज़ क्या है? क्या हमने अपनी मदर को, आई एम वेरी ओपन गाय तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ. हमने क्या नहीं देखा है कि हमारी मदर जो है जब हम छोटे थे या बड़े भी हो गए तो क्या वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली अब्यूज़ नहीं हो रही थी हमारे घर में? अगर कोई कहता है कि नहीं तो या उसने उस पर गौर नहीं किया या फिर वो झूठ बोल रहा है, वो हुई थी. तो जो वायलेंस है वो बहुत डीप है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर. जब एक प्रोफेसर कहता है कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ओके तुमने असाइनमेंट नहीं किया है, ओके यू डोंट डिजर्व एनी अप्रिसिएशन. और जब आप बहुत अच्छा करते हो और प्रोफेसर कहता है कि ओके फाइन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन, लाउड एंड क्लियर एप्रिसिएशन, क्या ये हो नहीं रहा रोज हमारे साथ? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जो हमारी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, हमारी लाइफ परफॉर्मेंस, एज ए कम्युनिटी हमारी परफॉर्मेंस, एज ए सोसाइटी हमारी परफॉर्मेंस, सब पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है. Another form of abuse like the violence is financial. Use the financial power. ठीक है ना. तो मोस्टली हमारे फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर ये फाइनेंशियल पावर जो होती है वो फादर के पास होती है मोस्टली.
लेकिन चेंज है अब सोसाइटी के अंदर, अब मदर के पास भी होती है। तो क्या वहाँ पर अब्यूज़ नहीं होता है उस पावर का इन डिसीजन मेकिंग? क्या सब एग्री करते हैं कि होता है? अगर कोई कहता है कि नहीं होता है तो वो शेयर नहीं करना चाहता है, वो ओपन नहीं है हमारे साथ। तो अगर आप वायलेंस को एक्सप्लेन करते जाओगे अदर देन द वायलेंस व्हिच यू विटनेस इन योर सोसाइटी ऑन रोड्स एंड एवरीवेयर, तो अगर हम अपने घरों को ही देखेंगे तो वो वायलेंस है। अगर कोई मुझे कहे कि कभी मुझसे ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जिसको आई कैन इंटरप्रेट कि इट वाज अब्यूज ऑफ माय इंटीमेट पार्टनर, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज टू ट्रीट विद दिस पार्ट, दिस सैड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक्सेप्टेंस। पहले यार एक्सेप्ट तो करो, मानो तो सही, यस मैं अब्यूज़ किया है मैंने। आज ये कितने जो मैन बैठे हैं यहाँ पर, ये जो मेल फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बैठे हैं, कॉलीग्स, ये ज़रा इसको देखें, इसको जाके समझें, इसकी डिटेल के अंदर जाएं, तो वो फीमेल जेंडर को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो अगर वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बिल्कुल जेन्युइनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो उनको आंसर मिल जाएगा उसका, और वो देख लेंगे कि जी यस, ये आई एम डूइंग दिस थिंग, दिस पार्ट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, but I am trying to help you to please identify the problem. आप उस प्रॉब्लम को देखें, उसे आइडेंटिफाई करें और उसे एड्रेस करें ताकि हम उसे ओवरकम उसे ठीक कर सकें। तो दिस इज द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। अगर हम डिनाइल में रहेंगे तो फाइन, हम रह सकते हैं उसमें, हम कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उस डिनाइल से बाहर आएंगे तो एक्सेप्ट हमें पहले करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, फिर हम उसको ठीक कर सकेंगे। अब उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? उसे ठीक करने के लिए हमें उस प्रोसेस में जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ, अगर टाइम है हमारे पास तो, या नहीं है तो फिर कभी हम कर सकते हैं। ओके, चलें, मैं इसको डिस्कस नहीं करता। अदरवाइज द फाइनेंशियल वायलेंस इज आल्सो वेरी कॉमन एंड सेक्सुअल वायलेंस इज आल्सो वेरी कॉमन among intimate partners. When you are forcing your spouse without her consent for this activity, according to the scientific definition of violence, it is abuse, it is violence, it is sexual abuse. और दीन, इखलाकियात, एथिक्स कोई भी आपको ये अलाउ नहीं करता है, दीन में नहीं करता, लेकिन इस पार्ट ऑफ दीन को हम एक्सेप्ट नहीं करते या इस पे हम अमल नहीं करते हैं। तो लिहाजा जो डेफिनेशन ऑफ वायलेंस है, इस पे बहुत आई वुड सजेस्ट मुजफ्फर के सम टाइम इफ वी कैन, आई कैन फैसिलिटेट ए ग्रुप हेयर विद मैन स्पेशली, यू नो, एंड द वुमेन एज वेल। तो हम एक ग्रुप फैसिलिटेट कर सकते हैं इसी हॉल के अंदर या कहीं और, जिस पे हम इसको और डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक फाइनल जो क्वेश्चन होगा डॉक्टर सलमान साहब से। आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मिड टर्म्स चल रहे हैं, तो मैंने देखा है चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम एंजाइटी है या जो जनरल लेवल की एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को टिप्स बता दें। Listen, I'm not an expert, especially on the anxiety or exam anxiety के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना करूँ, कभी गलत बात ना करूँ। So again, this is one of the important things, especially. So we need to know about the proactive coping strategies and reactive जो strategies you use करते हैं. We need to be more proactive instead of the reactive. एग्ज़ाम सर पे आया और उस वक्त वो सारी चीज़ें फिक्र होती है कि कल पेपर है, वो सारी चीज़ें यार दोस्त से वो किसी तरह से वो कंप्लीट कर लो, और जाहिर है वो चलो दिस इज द रिएक्टिव स्ट्रेटजी। इंस्टेड वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है तो वो सारी चीज़ें, उसके लिए वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म आपको प्लानिंग के तहत वो जाना पड़ता है। एंड आई डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल कि रिलैक्सेशन के बारे में आप करवाते हैं आप वेलनेस सेंटर में,
और वो मेडिटेशन के बारे में सर भी यहाँ पे आए हुए थे और बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं. So again, I will just said the one word, okay, we need to be proactive, and as a nation we are using the reactive strategies. प्रॉब्लम वो चीज़ें हमारे यहाँ से ऊपर चली जाती हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे पहले ही हम सोच लें कि क्या है. एंथनी रॉबिन्स की वो किताब है खूबसूरत, अनलिमिटेड पावर, मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड, स्पेशली दोज हु आर स्टूडेंट्स. सो अगेन उसमें भी यही कहता है कि वो चीज़ें ज़ाहिर है ज़िंदगी में जो भी हम कहते हैं कि वो फेलियर, दोज आर नॉट फेलियर बट दीज आर द एक्सपीरियंसेस. और उन एक्सपीरियंसेस से हमें लर्न करनी चाहिए कि हमें माजी में जो चीज़ें हमने इनअप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं उनको छोड़ के अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हमें कौन सी लेनी चाहिए. सो अगेन दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी इज द प्रोएक्टिव वन इज द मोस्ट बेनिफिशियल, और वो हम यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. अगर आप My name is Dr. Madhav Zakiani. I am Associate Professor in the Department of Biosciences. So my question to you would be, in fact, sir, आपकी kind of wish भी मैं पूरी करता हूँ. आप कोई case study बताने वाले थे. So how to call out emotional abuse in a very polite way? क्योंकि आपने जो example दी थी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि polite way में call करें. आपने teachers की example दी थी. तो आप कहते हैं teachers emotionally abuse कर देते हैं. And knowingly, unknowingly, that does happen. Me being part of teacher community, Dr. Kamran यहाँ बैठे हैं, Dr. Muzaffar और आप definitely आप लोग भी teaching करते हैं. So how to call out emotional abuse, especially physical or verbal abuse के लिए तो there are certain forms. Obviously, people are more aware than us. तो इसको कैसे call out करें? Thank you. Yeah. आप बताएं प्लीज़. देखिए, पहले तो मैं वो एग्ज़ाम एंग्जाइटी पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक जो है वो क्लास टीचर से है. आई कंडक्टेड अ रिसर्च सेमेस्टर सिस्टम के अंदर रहते हुए जो मैंने एक स्टडी की थी, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए थे. द पर्सनैलिटी एंड द टीचिंग स्टाइल एंड द बिहेवियर ऑफ द टीचर is very strongly correlated with the exam anxiety of the student. तो again, because मेरा एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, तो मैं उसमें हमेशा ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं अंडर एज ऑफ 25, अगर इनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है तो on the part of टीचर कम्युनिटी, तो मैं कहता हूँ अंडर 25 तो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. 2 लोग मेनली, एक टीचर्स और एक पेरेंट्स. अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अंडर 25 इयर्स ऑफ एज के बच्चों को हो रहा है और उसमें टीचर्स इम्प्रूव कर लें, हो जाए, और पेरेंट्स इम्प्रूव हो जाए, तो उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. तो जो इमोशनल अब्यूज की जो आपने बात की है, तो देखिए टीचर्स, आई बिलीव, मैं अपनी एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं न्यू बैच के साथ फर्स्ट क्लास के अंदर जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो सबसे पहले जो मैं उनके साथ जो मैं बात करता हूँ, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम है और जो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, तो मैं 60% से स्टार्ट करूँगा आपको एवेलुएट करना, नॉट लेस देन 60%. यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद डिस्टिंक्शन उसके बाद आएगी. तो जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट होगा वो 95% लेगा, लेकिन कोई स्टूडेंट 60% से कम नहीं लेगा. यहाँ से तो मैं स्टार्ट करूँगा. तो उससे जो एक मैसेज आता है मेरे स्टूडेंट को, और ये मैसेज आता है कि इस क्लास के अंदर, इस टीचर के अंदर हमें एग्जाम नहीं, हमें सीखना है, या हमें पढ़ना है, या हमें आगे करना है. ठीक है ना, और हमें लर्निंग की तरफ जाना है. अच्छा, दूसरा जो इमोशनल अब्यूज के हवाले से जो दूसरी चीज़ है कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर्स. जब टीचर एप्रिशिएट नहीं करते हैं, और टीचर जब मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते हैं, ना वो उस पर ट्रेनिंग लेते हैं, ना उसकी वो टैक्टिक्स या वो स्किल यूज़ करते हैं, तो वो जानते हुए या ना जानते हुए वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. और इसका बेहतरीन हल जो है वो यही है कि हम इस पर डिस्कशंस करें, हम एवेलुएट करें, और हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक लें. आई ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एंड ओपन फॉर फीडबैक. और बहुत सब फीडबैक भी आ जाता है, बहुत सब फीडबैक. तो रिसेंटली मैंने 5 या 6 साल के बाद पाकिस्तान में वापस मैंने ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी को. तो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को कहा कि डॉक्टर सलमान,
fortunately, he is also my student, or he completed our education under my supervision. तो जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि मेरे बारे में एक फीडबैक होगा आपके पास, तो बट आई नो आई एम डिफरेंट। पहले मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, मेरा एंगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, मेरी इमोशनल रेगुलेशन अच्छी नहीं थी, बट नाउ आई एम फाइन, नाउ आई एम नॉर्मल, अब मैं ठीक हो गया और मैंने लर्न किया है। और देन आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद माई क्लास, कि पहले मैं क्लास पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करता था और अब मैं कैसे करूँगा। तो अगेन, जब तक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगी, जब हम अपने आप को एवेल्युएट नहीं करेंगे और दूसरों का फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करेंगे बीइंग टीचर, तो वी कैन नॉट चेंज दिस पार्ट। तो साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज जो है वो सिर्फ टीचर्स नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म है, एक जो कि हर कोई दूसरे को कर, और जहाँ उसको मौका मिलता है वो कर रहा है। इवन आप ट्रैफिक में आप गाड़ी में चले जाएं, ट्रैफिक में देखें आप, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये इसी तरह से ये इसको चेंज होगा कि जब तक हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ में जाएंगे और उसको हम निकल जाएंगे, और एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप के जो हम ले सकते हैं कर सकते हैं। हम सलमान आपको शायद करना चाहेंगे। सर, स्टूडेंट्स का क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कैसे डील करें? बिकॉज़ तो स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से, अब मसला स्टूडेंट्स के साथ, तो वो कैसे डील करें इसमें? जी सर, मेरा भी कुछ ऐड कर लें। वो मेरा भी क्वेश्चन यही था कि अब टीचर ने इमोशनल अब्यूज कर दिया, स्टूडेंट कैसे कॉल आउट करे, मतलब कैसे सटल वे में उनको बात अपनी पहुंचाए। तो ये ठीक है, वो वही असर्टिवनेस, ये ना असर्टिवनेस। अगर मैंने अपने स्टूडेंट को अलाउ किया है कि वो मुझे बता दे कि सर आपने ये किया है, तो फर्स्ट स्टेज पे मैंने अपने स्टूडेंट को, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया रिसेंटली, मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि कॉल मी रियाज, नो सर रियाज। इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम, इम्पॉसिबल फॉर देम टू कॉल मी रियाज। ओके, मैंने उन्हें कहा अच्छा जो सर नहीं लगाओ, बस रियाज करो। अब उन्होंने, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने सर हटा दिया और डॉक्टर रियाज कहना शुरू कर दिया, तो अब वो डॉक्टर रियाज मुझे कहते हैं। तो जो स्टूडेंट को जो कॉन्फिडेंस है, जो उनकी एक लर्निंग हुई है, जो जिसको वो लेकर चल रहे हैं, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर अगेन, कि वो उसको ये कॉन्फिडेंस दे कि वो आपके साथ आके उसको डिस्कस कर ले, क्योंकि आपको या मुझे बार दफा वाकई ही पता नहीं होता कि हमने क्या किया, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता उस बात का। लेकिन अगर स्टूडेंट हमें वो बता देगा कि हमसे डिस्कस कर लेगा, तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम और हर। तो अदरवाइज वो अनरिजॉल्व रहेगा और वो पूरा साल आपसे और मुझसे पढ़ता तो रहेगा, हमें अच्छा आदमी नहीं समझेगा, और वो उसी के साथ हमें फ्यूचर में भी वो हमें इसी तरह से याद रखेगा, और हमारे बारे में आगे प्रोपेगेंडा भी चलता रहेगा कि मैं कैसा आदमी। और आई फेस दिस टाइप ऑफ थिंग ड्यूरिंग माय करियर। तो लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज माय मिस्टेक। आई मिसजज माय स्टूडेंट्स एंड आई कैन इजीली एक्सेप्ट दिस रियलिटी नाउ, यू नो। और यहीं से मेरा चेंज शुरू हुआ है और मैं आज इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं ओपनली कहता हूँ, स्पेशली अपने मेल फ्रेंड्स को, कि आज से ये कहना शुरू कर दें कि हाँ ये मुझसे मिस्टेक हुई है। तो मैं मेल इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट हूँ बाय बायोलॉजी, तो डोंट माइंड टू दिस थिंग। तो क्योंकि सॉरी मिस्टेक हो जाती है कभी। तो यही बात आज आपने जाके हमारी भाभी को कह दी है। That's it। और चेंज हो, आप देखेंगे चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। और थोड़ी देर तो वो शॉक में रहेगी। सर आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, आपको पता है वहाँ तो मिस्टेक है ही हमारी, लेकिन हम मानते नहीं। एक तो मनवाने में और मानने में फर्क है। थैंक यू। मैंने आपको थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, डॉक्टर व्यास मेरे भी टीचर हैं,
और डॉक्टर सलमान, ये दोनों जो सामने बैठे हैं, इनके सामने मुझ में हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके सामने मैं बात कर सकूँ। तो आज मैं जिस स्टेज पे भी हूँ, तो मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को ही देता हूँ। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे आई शॉर्ट नोटिस पे, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Riaz Ahmed and Dr. Salman Shehzad, for having such a fruitful session over here. Now, I would like to call Dr. Hamad Kiani to present the closing remarks. Thank you so much, Dr. Muzaffar, for conducting this session. I'll be very brief. So first of all, I would like to thank Dr. Riaz and Dr. Salman. Your presence is really valuable for us. And Dr. Riaz, I have heard you first time, and I'm become a big fan of you. So I'll be talking with you, inshallah. So this session about mental health. Well, in fact, when Dr. Muzaffar told me that he's conducting this session, I wanted to have few more students with us because we were conducting this session as a part of one of the committees that we have, subcommittees rather, Anti-Drug and Tobacco Committee. We have conducted few activities under the auspices of ADTC. So, on the behalf of ADTC, on the behalf of ZABIST Biosciences Department, on the behalf of ZABIST in general, I would like to thank you all, thank both of you for your presence, and inshallah, we'll be having further sessions regarding these type of different issues. So thank you so much. Thank you. In the end, I would like to call Dr. Salman Shehzad on the stage for the token of appreciation, along with there to present it by Dr. Hamad and Dr. Kamran. अच्छा, आज वैसे सुबह से अभी तक साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स भी चल रही थी हमारे पास। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो एडिक्शन काउंसलर्स थे वो आए हुए थे, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ पर्सनैलिटी के हवाले से साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से और एंगर मैनेजमेंट के हवाले से। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर कामरान से कि वो भी उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे दें। डॉक्टर कामरान। अजमल खान। वैसे सुबह से देखते हुए वो काम कर रहे हैं। दानिश। शफक। कंजान। कंवल।